हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पीटी का एग्जाम हो गया, स्कोर जिनका अच्छा हो गया है या जो कहीं डायलेमा में भी है तो उनको भी मेंस की तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दिक्कत है आंसर राइटिंग में। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है लगातार देखा गया है आंसर राइटिंग। अक्सर हाँ बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से ये भी सुनने को मिलता है, हंसी आ जाती है जब बोलना तो सबको क्या बोलूं, लेकिन हंसी आती है कि सर अगर प्रीलिम्स हो गया ना तो मेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंस तो एकदम तैयार है मेरा, लिख लेंगे। और जब आंसर आता है चेक करने के लिए तो पता चलता है कि मेंस तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या इसके पीछे कारण है कि उनको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है? क्या इसके पीछे ये कारण है कि उनको नॉलेज नहीं है? तो ये भी पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, लेकिन चीजों को प्रेजेंट कैसे करना है यहां गड़बड़ी है। अब आप कहोगे अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे इसीलिए कि आप जो भी उस 3 घंटे में अपने पेपर में लिखते हैं टीचर को बताने तो नहीं जा रहे हैं कि आपके पास ये नॉलेज है। जो आप लिखेंगे उसी के बेस पे सामने वाला चेक कर रहा होता है। लेकिन हाल ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे, बड़ी संख्या है ऐसे स्टूडेंट की जो एक तरह से आंसर फॉर्मेट पहले ही कर लेते हैं, मतलब आंसर घर में ही तैयार रख लेते हैं अक्सर, हाँ, और उसको लिया वहां जाके सीधे पेस्ट कर दिया। सामने में क्या जुड़ा है नहीं जुड़ा है उससे मतलब ही नहीं है, डाल दिया, खुश होके घर आ गए कि चलो इतना 4 पेज में ना बहुत ही तगड़ा आंसर लिखा है, पूरे फैक्ट्स डाले हैं, पॉइंट्स डाल दिए हैं, लेकिन पीछे जुड़ा हुआ एक छोटा सा टेल, एक छोटी सी पूछ आपके सारे आंसर को खराब कर सकती है। तो जैसे प्रीलिम्स को आसान किया गया है उसी तरह से मेंस को भी आसान किया जाएगा। अब हम स्टार्ट ही करेंगे आज कि किस तरह से एक बेहतर आंसर लिखें, आंसर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, और ये जो पीछे टेल जुड़ता है इसका मतलब क्या है। अगर वो जुड़ गया तो हम अपने आंसर को कैसे बदलेंगे, क्योंकि आंसर नहीं बदलोगे तो स्कोर नहीं बदलने वाला, स्कोर तो गया हवा खाने। तो सबसे पहले किसी भी आंसर में सबसे पहले कुछ चीजों को ध्यान रखना है। यहां पे हम एक तो बात करेंगे कि आंसर जो आपका होगा उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसके अंदर आप जैसे उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले एक अच्छे से समझिए, किसी भी आंसर के अंदर एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक अच्छा इंट्रो होना चाहिए, लाइट आ रही है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद चलिए इसको हम लोग यहां पे देखते हैं, एक अच्छा इंट्रो होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पोजीशन आता है उसके बॉडी का, और थर्ड में कंक्लूजन आता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, बॉडी बीच का, और कंक्लूजन, इसमें आपका आंसर डिवाइड होता है। इसमें आप जब आंसर लिखते हैं तो इस तरह से डिवाइड करते हैं। नॉर्मली लोग ऐसे लिखते हैं, नॉर्मली लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन देते हैं, बीच में पॉइंट्स देते हैं और एक कंक्लूजन भी दे देते हैं, लेकिन कंक्लूजन बहुत लोग नहीं भी देते हैं, खैर दे देते। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इंट्रोडक्शन पे भी मार्क्स होता है, इसका तो बॉडी का तो होता ही है, इंट्रोडक्शन पे भी नंबर होता है और कंक्लूजन पे भी नंबर होता है। तो इंट्रोडक्शन भी अच्छे से लिखोगे तो यहां भी नंबर मिलेगा, कंक्लूजन अगर अच्छे से लिखेंगे तो यहां भी नंबर मिलेगा। छोड़ देंगे तो ये नंबर आपको कैसे कोई भी टीचर देगा जो चेक कर रहा है, ठीक है। हो गया। अब देखिए इंट्रोडक्शन जो होता है वो अभी बॉडी के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे, बट इंट्रोडक्शन जो होता है उसको इसको स्टार्ट करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि आप बहुत कोई अच्छे कोटेशन के साथ स्टार्ट कर दीजिए, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करेंगे, कहीं पे होगा कि फिलोसफिकल टच देते हुए इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा भारी बना दीजिए। सब ठीक है, सब चलता है, लेकिन जनरली जब आप इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं तो आपकी इंट्रोडक्शन अगर क्वेश्चन जो पूछा जाता है 38 का होता है, 38 नंबर का होता है। सबसे पहले एक चीज और, जो सवाल अधिकांशतः आते हैं कि अधिकांशतः सवाल जो आता है, इस पे आएंगे अभी, एक अभी याद आ गया, अधिकांशतः जो सवाल होता है कि सर कितने वर्ड में आंसर लिखें, यहां लिखना है, यूपीएससी में लिखना है, या कहीं पे भी लिखना है आपको, 1 नंबर बराबर, ये देखो इक्वल टू 10, ठीक है, 1 नंबर बराबर 10 वर्ड्स। अब आपका अगर आपका क्वेश्चन 38 नंबर का है तो
आप 380, अब क्या 380 ही या आगे पीछे, तो प्लस माइनस 15%, प्लस माइनस 15% कर सकते हैं। यानी 380 है तो 400 पे चले जाइए, 410 पे चले जाइए, उसी तरह से 380 है तो 350 पे चले जाइए, तो यहां तक चलेगा। आंसर बहुत छोटा होना और आंसर बहुत बड़ा होना दोनों ही खतरनाक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना बिहार में कि पटना यूनिवर्सिटी के या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चेक करते हैं तो उनको बड़े बड़े आंसर चाहिए तो नंबर मिलेगा, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले जो अक्सरहा है वो एक बेहतर कसा हुआ आंसर लिखते हैं और क्लियर आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अच्छा आंसर सुसंगठित और कम शब्दों में लिखा हुआ आंसर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। हो गया, तो ये एक कहानी खत्म हो गई आपकी जो कंफ्यूजन है। अब इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप डेफिनेटली कोई कहानी से कर सकते हो, ये सब ठीक है, 38 नंबर का वहां किया जा सकता है, लेकिन इंट्रोडक्शन आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत जब तक पकड़ नहीं है तब आप इसको डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए। जैसे 1920 की बात करें असहयोग आंदोलन की, तो डायरेक्ट स्टार्ट की, गांधी जी के द्वारा इस तारीख को स्टार्ट किया गया। लेकिन इंट्रोडक्शन में एक छोटा झलक होना चाहिए। आप ये जो बॉडी के अंदर जो डाल रहे हो ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप बॉडी लिख रहे हैं बीच का, इसका एक माइनर एकदम हल्का सा झलक आपके इंट्रोडक्शन में भी होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते समय एहसास हो जाएगा कि ये शख्स ना इस तरह से नीचे डील करने वाला है, तो टीचर वहीं पे इंप्रेस हो जाएंगे आपके। तो इंट्रोडक्शन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी पकड़ है तो स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा भारी बना दीजिए, लेकिन इसके अंदर इंट्रोडक्शन की जो मेन खासियत है, इसके अंदर बॉडी के अंदर जो लिख रहे हैं उसकी एक हल्की झलक होनी चाहिए। हो गया, अब उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया आपने, बॉडी पे आएंगे। बॉडी में सारा कहानी यहीं पे होता है, इसको देखते हैं। फिर नीचे कंक्लूजन। अब आप किसी भी तरह के सवाल को जब लिखोगे तो कंक्लूड जरूर कीजिएगा। 2 ही लाइन का कंक्लूजन हो, 5 लाइन का हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जैसा भी हो, कंक्लूड जरूर कीजिए, क्योंकि यहां पर भी नंबर है। तो कंक्लूजन जब भी कंक्लूजन करेंगे, सिचुएशन कितना भी वर्स्ट हो, एकदम निगेटिव वाला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन कंक्लूड करते समय एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रख के, एक उम्मीद दिखा के, सकारात्मक, तब जाके इसको बंद कीजिएगा। तो कहोगे कि कहीं स्कोप ही नहीं है तो क्या करें? नहीं है तो स्कोप ढूंढिए। कोविड के कारण सबके हाथ पैर फूल गए। अभी एक नया वायरस कोविड का ही आ रहा है, उसके कारण हालात खराब है। ब्रिटेन के साथ सारा और भी कंट्रीज, इंडिया ने भी फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया है। सब है, उससे लोग ज्यादा परेशान हैं, वो सब चल रहा है, सब लॉकडाउन है, इकोनॉमी वर्स्ट कंडीशन में है, वर्ल्ड का सारा सिचुएशन खराब है, देश की तो हालत खराब ही है। लेकिन अगर इस तरह के सवाल को कंक्लूड करना होगा तब भी आप लिखोगे। कुछ नहीं दिख रहा है, मान लेते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है, कोई वैक्सीन का उम्मीद नहीं है, लोग मर रहे हैं, सब चीज अपोजिट जा रहा है, मान लो इस तरह के सवाल आ गए, सब आप चीज अपोजिट जा रहा है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कंक्लूजन जब देंगे तो ये नहीं लिखेंगे कि बात एकदम सही है, उपरोक्त तथ्यों के आधार पे ये कहा जा सकता है, या इसीलिए ये कह सकते हैं, या अतः ये कह सकते हैं कि सिचुएशन इतनी खराब है कि लगता है कि मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा, अब जीवन बचना संभव नहीं है, सारे लोग मारे जाएंगे, मतलब ये हो गया। दूसरी तरफ एक और कंक्लूजन आएगा कि सिचुएशन सही में बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही गंभीर है। सिचुएशन सही में बहुत चिंताजनक है, बहुत गंभीर है। हमारे पास कोई निश्चित सोर्स नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं दिख रहा है जो इस वायरस को रोक पाए। लेकिन हमारे वैज्ञानिक या हमारा जो विज्ञान है, वो वैज्ञानिक जो है वो सकारात्मक तरीके से दिन रात लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग कहीं ना कहीं इस संकट रूपी बीमारी से निजात पालेंगे। और इसके लिए हमें भी सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा, जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है उसको पालन करना होगा, और यकीनन हम इस बीमारी से आजाद हो जाएंगे, इस बीमारी को हम हरा देंगे। ये एक सकारात्मक अप्रोच है। सारा वर्स्ट कंडीशन है, एक आदमी सोच रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, डूबना तय, दूसरा सोच रहा है नहीं नहीं ये करेंगे तो उपाय। तो जब कॉपी चेक होगा तो पता चलेगा अच्छा ये लड़का को अगर IAS IPS बना दिया जाए, टफ सिचुएशन आ जाए तो वहां से उसको खींच लेगा। हो गया, इसलिए कंक्लूजन आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा। एक सवाल मैंने दिया था टेस्ट के दौरान
कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब युद्ध ही अंतिम विकल्प है, टिप्पणी कीजिए या विश्लेषण कीजिए, ऐसा कुछ करके टेस्ट के अंदर विश्लेषण होता। तो वहां पे दो तरह के स्टूडेंट, एक ने कहा कि नहीं युद्ध विकल्प नहीं हो सकता, हमें हर हाल में बातचीत पे या जो इंटरनेशनल प्रेशर है ये सब बना के आगे बढ़ना है। दूसरे ने कहा कि हाँ हमने सब कुछ कर लिया, हम लोग अब थक चुके हैं, अब अंतिम विकल्प के रूप में युद्ध है, तय कर दो। तो ये समझ लीजिए ये दो। अब आते हैं हम लोग बॉडी पे, क्योंकि आप आंसर राइटिंग एक स्किल है जिसको धीरे धीरे बढ़ाना होगा, एक आर्ट है जिसको डेवलप करना पड़ता है। अब इस बॉडी के अंदर आते हैं, देखिए आपको कई सारे सवाल लिखने हैं, तो ये जो आंसर का फॉर्मेट है, एक तो ये फॉर्मेट हो गया, एक तो ये बाहरी ढांचा हो गया। अब अंदर के ढांचे पे भी बात करना होगा, ठीक है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन करेंगे, बॉडी करेंगे, कंक्लूजन करेंगे, लेकिन ये तो हो गया कि एक स्ट्रक्चर है उस पर लिखना है, लेकिन इसमें भी फॉर्मेट है, अंदर में भी सवाल। अगर आपसे अब सवाल एक और आता है कि क्या पैराग्राफ में लिखें, मैंने पैराग्राफ हो, पॉइंटेड फॉर्म हो, या डिफरेंस करते हुए अलग अलग तरीके से दिखाए। देखिए क्वेश्चन जैसा हो इसको पूरा घुमा दीजिए, जिस तरह का सवाल हो। अगर आपके सवाल में पैराग्राफ में उसका आंसर लिखना ज्यादा अच्छा है तो उसको पैरा में लिखिए। अगर लगता है बुलेट फॉर्म में उसको लिख दे तो ज्यादा अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं, बुलेट फॉर्म में लिख दीजिए। और अगर लगता है कि डिफरेंस कर दे, दोनों में अंतर दिखाते हुए बता दे, तो वो दिखा दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की विशेषता के बारे में बताएं, तो अगर आपको पूछ दिया गया तो ईस्टर्न घाट इधर डालिए, वेस्टर्न इधर डालिए, एक लाइन खींचिए और डिफरेंस बताते हुए चले जाइए। अगर आपसे पूछे पेनिसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय नदी के बीच में अंतर बताइए, इस तरह के सवाल उसमें एक वो भी जोड़ दिया जाए, तो बॉडी का पार्ट है, तो आप यहां पे तुरंत लाइन खींच के कंपेयर कीजिए। आपसे अगर ये सवाल पूछ दिया जाए कि महिला की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं, मान लो उसको गिनवाना है, तो उसको बुलेट फॉर्म में लिखिए, इस तरह से पॉइंट फॉर्म में लिख दीजिए। सवाल अगर पैराग्राफ वाला है तो उसको पैराग्राफ में लिखिए। समझ में आ रहा है? जैसे मतलब अगर भारत और चाइना के बीच में विवाद के कौन कौन से बिंदु है, तो उसको पॉइंट में दिखा दीजिए फटाफट लिखिए, क्या दिक्कत है, क्लियर हो जाएगा। यानी आपको अपने पेपर को, जो मेंस का क्वेश्चन आंसर शीट है, वो इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सामने वाला देखे ना तो चश्मा ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। चश्मा अगर ऊपर नीचे करना हुआ तो गया मामला। तो चश्मा ऊपर नीचे नहीं करने वाली स्थिति है, मन को लगे नहीं, स्ट्रेस नहीं आ जाए, तो ये आपको करना है। इससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है। अब इसके बाद एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आपके इन सब को आपने सीख लिया, सब कर लिया, लेकिन पीछे के टेल पे ध्यान नहीं दिया तो सारा मेहनत बेकार है, सारा मेहनत आपका बेकार है। अब टेल में हम लोग अभी देखेंगे, इमेज भी आ जाएगा आपके सामने। सवाल है, अलग अलग वर्ड आते हैं इसके अंदर, जैसे टिप्पणी करे, वर्णन करे, विश्लेषण करे, विवरण करे, व्याख्या करे, आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, इस तरह के टेल आते हैं। यानी डिस्कस करें, डिस्क्राइब करें, क्रिटिकली एग्जामिन करें, इस तरह के वर्ड आते हैं। और सबके अपने अपने मतलब है, सबके मतलब के अकॉर्डिंग आपका यहां आंसर का जो बॉडी पार्ट है खासकर, ये बदल जाएगा। ये दोनों सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बदल जाएगा, नहीं कंक्लूजन फिर बदल सकता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग जो पहला देखेंगे, पहला हमारा है, डिस्प्ले में दिख रहा है वर्ड्स, टिप्पणी करना है यानी कमेंट करना है, वर्णन करना है, विवरण देना है, ये 3 वर्ड है, ठीक है। डिस्क्राइब करना है और कमेंट करना है। देखिए यहां पे वर्णन, विवरण और टिप्पणी की बात की जा रही है। ये तीनों क्या है, एक्चुअली यहां पे आपको क्या करना है, जो भी सवाल आया है, जो भी भारत में भारतीय पुनर्जागरण के क्या कारण थे, भारत में राष्ट्रीयता के उदय के क्या कारण था, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना, उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर देना, उसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को लिख देना है, सिर्फ लिख देना है। वहां पे कुछ भी अलग से उसको, उस पॉइंट को बहुत डिटेल में लेके जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये हुआ, यही काम दूसरा वर्ड आएगा आपके सामने, मीमांसा या विवेचना करना। मीमांसा या विवेचना, उसमें लिखा हुआ है डिस्कस, वर्ड बदल गया ना, एक तरफ है डिस्क्राइब, आप कर दीजिए, दूसरा डिस्कस करना। डिस्कस में कुछ नहीं होता, जहां पे टिप्पणी करना, वर्णन करने में फैक्चुअल पोर्शन को हम ज्यादा लिखते हैं,
निगेटिव पॉजिटिव जो भी उसका है, उसके फैक्चुअल पोर्शन को हम ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जहां पे डिस्कस, मीमांसा या विवेचना वाला वर्ड आ जाता है, वहां पे जब हम उसके फैक्ट, जब पॉइंट्स लिखते हैं तो उसको भी लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। तार्किक रूप से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी हम विवेचना कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ये पर्टिकुलर चाइना और अमेरिका के, चाइना और इंडिया के साथ ये पर्टिकुलर मुद्दा है, तो ये क्यों है, ये भी हम बताएंगे। तो थोड़ा लॉजिकल फॉर्म में उसको हमको डिस्कस करना है। लेकिन वही टिप्पणी, कमेंट में या डिस्क्राइब करने में, वर्णन करने में उस फैक्ट को लिख देना है। समझ में आ रहा है? उस फैक्ट को सिर्फ लिख देना है, वो पॉइंट को लिख देना है। लेकिन यहां उसी पॉइंट को लॉजिकल फॉर्म में बताना भी है कि एक्चुअली इसके पीछे क्या है। तो दो चीजें हो गई है। तीसरा आपको आएगा, व्याख्या कीजिए, इस तरह का आता है। अस्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट, एक्सप्लेन, क्लियरफाई कीजिए। ठीक है, तो अस्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, एक्सप्लेन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे थ्रो लाइट, ये सब। तो यहां पे क्या हो गया? अब यहां पे आपको क्या करना है? क्या लिखा है? परीक्षण करना है आपको। परीक्षण कहां गया? यहां नीचे। ठीक है, प्रकाश, अस्पष्ट और व्याख्या। अब यहां पे आपको क्या करना है? ठीक से समझ इसको। व्याख्या करने की बात की गई, नीचे विवेचना वाला शब्द है। ठीक है, नीचे डिस्कस की बात है, ऊपर एक्सप्लेन करने का बात है। अस्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए। यानी आपको उस पर्टिकुलर सवाल का जो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको क्लियर करके लिखना है, एक्सप्लेन करके लिखना है। लिखना एक्सप्लेन करके ही है, लेकिन आपको डिटेल में लिखना है। और जहां पे, ध्यान से समझिए, टिप्पणी, वर्णन और विवरण में फैक्चुअल पोर्शन ज्यादा होगा, फैक्ट्स आप ज्यादा दिखाएंगे। यहां पे फैक्ट दिखाने पे जोर नहीं होगा उतना, यहां पे आप उस पॉइंट को समझाने पे जोर होगा, उसके लॉजिकल फॉर्म को बताने पे जोर होगा। तो दोनों के बीच में अंतर है। जहां कमेंट करना या एक्सप्लेन कर, डिस्क्राइब करना जो है वो अलग हो जाता है, वहां सिर्फ प्रेजेंट कर देना है चीजों को। वहीं पे आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश डालिए या स्पष्ट कीजिए, तो अस्पष्ट करने की बात की जा रही है। जब अस्पष्ट करने या थ्रो लाइट डालने की बात की जा रही है, तो यहां पे बस इतना ही अंतर है। वहां फैक्चुअल पोर्शन ज्यादा होगा, यहां फैक्ट ज्यादा की जगह पे आप समझाने पे ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि आपको चीजों को स्पष्ट करना है। सामने वाले के सामने क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत में जो राष्ट्रीयता का उदय हुआ वो कैसे हुआ। तो आप उसको एकदम क्लियर करके समझा दीजिए कि यही वो तरीका है जिससे उदय हुआ था। या भारत और चाइना के बीच में जो झगड़ा है, तो जब सवाल आएगा कि व्याख्या कीजिए, सिर्फ वर्णन कीजिए, तो आप तो एक्सप्लेन कर देंगे कि चाइना के साथ ये पर्टिकुलर मुद्दे हैं जहां पे समस्या है। लेकिन जब वही सवाल स्पष्ट कीजिए और प्रकाश डालिए में आएगा, तो सेम ही सवाल पे आप हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फैक्चुअल पोर्शन को कम करते हुए, ताकि उसको पढ़ के समझ में आ जाए, चेक करने वाले को समझ में आ जाए कि नहीं, यही वो कारण है जिसके कारण भारत और चाइना के बीच में इशू है, या भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। तो ये अंतर है शब्द का। उसके बाद अगला है हाँ, समालोचना कीजिए, परीक्षण कीजिए, परीक्षा कीजिए, समीक्षा कीजिए, निरीक्षण कीजिए, गुण या दोष का विवेचना कीजिए। तो समालोचना, गुण और दोष का विवेचना यानी रिव्यू, एग्जामिन, क्रिटिसिज्म, मेरिट डिमेरिट एक्सप्लेन करना, इवेल्युएट करना यानी परीक्षण करना, परीक्षा करना, निरीक्षण करना, अब मूल्यांकन करना, ये सब जो है अलग डायरेक्शन में सवाल को लेके चला जाएगा। सेम ही सवाल होगा, यानी इंडिया और चाइना ही की रिलेशन है। एक जगह फैक्ट पूरा बता दिया, दूसरी जगह फैक्ट कम करके उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करके समझा दिया, लेकिन उसी में आएगा कि भारत और चाइना के संबंधों की समीक्षा करें, भारत और चाइना के संबंधों का मूल्यांकन करें। यानी अब आपको उसके पॉइंट्स को चीर फाड़ कर देना है। समझ में आ रहा है? अब उसी पॉइंट को पूरा ऑपरेशन कर देना है, ऑपरेशन करना है, उसके निगेटिव एस्पेक्ट को बताना है, उसी पॉइंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट को साथ साथ बता देना है, और ऑपरेशन करके जब कंक्लूजन देंगे तो एक सॉलिड कंक्लूजन की यहां डिमांड होगी आपसे। एक सॉलिड कंक्लूजन की डिमांड होगी कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन आपने यहां पे एक्सप्लेन किया है, सॉरी एग्जामिन किया है,
इवेल्युएट किया है, तो यहां पे कंक्लूजन का जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाता है। आपको यहां पे इस पूरे आपके बॉडी के अकॉर्डिंग यहां पे एक सॉलिड कंक्लूजन आना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो पहले बहुत समय से खराब है। भारत ने कई मौके पे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बट इंडिया ने, चाइना ने उसके साथ ऐसे ऐसे किया। ऐसी स्थिति में लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे या इकोनॉमिकल लेवल पे भारत और चाइना के बीच में जो दोस्ती बढ़ रही है या जो समर्थन एक दूसरे का बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में हम लोग इस मुद्दे को भी सुलझा लेंगे, ये वो करके जो भी क्वेश्चन जैसा भी आएगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, जैसे ही समालोचना, परीक्षा, परीक्षण या एग्जामिन ये सब वर्ड आया, वैसे ही आपको उस पर हर पॉइंट के निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को समझाते हुए, उसका ऑपरेशन करते हुए एक सॉलिड कंक्लूजन आपको दे देना है। ये हुआ इसका मतलब। अब उसके बाद अगला वर्ड आ जाएगा ये सब तो हो रहा है, ये सारा हो रहा है। टिप्पणी करिए, वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, परीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, समालोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, सब चीज आ रहा है, ठीक है। सबके मतलब अलग अलग हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करना है। ये सारा तो ठीक है। अब इन सब में भी आप ध्यान से समझिए, इन सब में भी एक वर्ड छूट रहा है, वो है आलोचना, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिकली एग्जामिन करना, क्रिटिकली इवेल्युएट करना, क्रिटिकली डिस्क्राइब कीजिए, क्रिटिकली डिस्कस कीजिए। अगर आपको वर्ड आ गया कि आलोचनात्मक मीमांसा कीजिए, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक प्रकाश डालिए, कहीं पे भी आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, कर सब कुछ वही रहे हैं। लेकिन अगर ये आलोचना लग गया, आप एक चीज ध्यान रखिए, इन सारे वर्ड के अंदर आप निगेटिव पॉइंट्स भी डाल रहे हो। क्वेश्चन आंसर निगेटिव पॉइंट के बिना पूरा नहीं होता, आप निगेटिव डालेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन जहां पे आलोचना, क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज जो भी ऐसा है, उस वर्ड का, आलोचना वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, सीधे परीक्षण करना, ये करना, वो करना डाला गया, टिप्पणी करना, तो वहां पे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाएंगे, निगेटिव भी दिखाएंगे, लेकिन रेशियो बदल जाएगा। 70% आपका पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, 30% जो होगा वो आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज है, ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे पीछे होगा। तो जैसे अगर आलोचना नहीं है, 70% सकारात्मक हो जाएगा, 30% जो है वो निगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। क्रिटिसिज्म तो आपको करनी है, लेकिन जैसे ही क्रिटिकली एनालिसिस की बात होगी, ये बदल जाएगा। लगभग 70% आपको निगेटिव में बोलना है और 30% आपको पॉजिटिव में बोलना है। जैसे ही क्रिटिकली एग्जामिन आया, क्रिटिकली कमेंट आया, क्रिटिकली डिस्कस आया, क्रिटिकली थ्रो लाइट आया, आपको क्या करना है? अब आपको आलोचना वाले पक्ष पे, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा लिखना है, और उसके बाद आप सकारात्मक बातों को लिखेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि उसके पीछे आलोचना लगा है कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा है तो भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं लगा तो क्रिटिसिज्म करने की क्या जरूरत है, आलोचना करने की जरूरत ही नहीं, क्यों नकारात्मक बात को हम दिखाएं। नहीं, तब भी आपको अगर आपसे सिंपल से पूछ दिया जाए असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम को लेकर, ठीक है, तो कारण भी बताएंगे, परिणाम भी बताएंगे, सिंपल से विवेचना करना है, ठीक है। लेकिन वहां पे कभी में 5-7 लाइन, 4-5-6 पॉइंट, लेकिन उसके कुछ निगेटिव जो है एस्पेक्ट के लोगों का पूरे ऑल इंडिया, पैन इंडिया पे नहीं आया, कुछ खास वर्गों का वहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं था, लोग का उत्साह कम हो रहा था, जो भी होता है जिस तरह के पॉइंट्स है वो आप वहां पे लिखेंगे, लेकिन थोड़ा लिखेंगे। लेकिन आलोचनात्मक अगर ये लिख दिया, असहयोग आंदोलन के परिणामों का आलोचनात्मक व्याख्या करें। अब लगाओ क्रिटिसिज्म, लगातार करते चलो। आप अब यहां पे कीजिए कि हिंसात्मक आंदोलन हो गया था, लोगों का कंट्रीब्यूशन घटना शुरू हो गया था, एंटी नॉन कॉपरेशन लीग बना दिया गया था, इस तरह की चीजें वहां पे आप ज्यादा डालेंगे, लेकिन सकारात्मक भी तो डालेंगे, लोगों का सब कुछ था जो भी है बता के। तो कहने का मतलब है जैसे ही क्रिटिसिज्म आया, नकारात्मक पक्ष बढ़ जाएगा, लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं है तब भी आप निगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जब नकारात्मक अगर दिखाने का डिमांड आ रहा है तो नकारात्मक ज्यादा दिखाओगे, नकारात्मक दिखाने का डिमांड नहीं है तो नकारात्मक कम दिखाएंगे तो ये हो गया। तो ये बॉडी है जिसका अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया और कंक्लूजन तो कर ही दिया था और इंट्रो।
सबको डालिए, लेकिन जब समीक्षा मूल्यांकन इस तरह की बात आएगी तो कंक्लूजन पे खास ध्यान दीजिएगा और अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन का नियम यही है कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और कहीं ना कहीं उम्मीद दिखे कि आगे ठीक हो जाएगा सब। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप अपने आंसर को करें और आंसर डेली प्रैक्टिस कीजिए। एक सवाल 2 सवाल करके डेली प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे करके आंसर ठीक हो जाएगा। और आंसर ठीक नहीं हुआ, पढ़ने का जितना भी मेहनत कर रहे हो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे से करें और इसी तरह के वीडियोस के साथ हम लोग आते रहेंगे, क्योंकि मेंस के आंसर को लेके था सवाल बहुत सारा, इसी तरह से आंसर लेके फिर हम लोग आगे